हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में गणित का स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है कि प्राचीन काल से ही गणित अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। इस युग में भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है। इसका श्रेय गणित को ही जाता है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। गणित का जो स्थान है दोस्तों, प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आज भी, क्योंकि आप देख सकते हैं गणित के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। पाठ्यक्रम में गणित के स्थान का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। आपको अच्छे से पता होगा, किसी भी विद्यालय में जो टीचर होते हैं उन टीचरों में गणित और विज्ञान वाले टीचरों की सैलरी ज़्यादा होती है बजाय हिंदी और एसएसटी की अपेक्षा, संस्कृत की अपेक्षा उनको बहुत कम सैलरी देते हैं। और जो कि मैथ्स वालों को, साइंस वालों को अच्छी सैलरी पर आराम से रख लेते हैं, क्योंकि अच्छे शिक्षक मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है गणित में। इस वजह से ऐसा होता है। गणित विषय को विद्यालय के पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन तथा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। तभी तो हम गणित को विज्ञानों को विज्ञान कहते हैं। विज्ञानों को विज्ञान, कलाओं की कला, द्वारों का द्वार यानी सिंह द्वार, तभी तो हम गणित को ऐसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकते हैं। यही नहीं, गणित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा और प्राथमिक स्तर से इस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, एक कोठारी कमीशन आया हुआ था और एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 और कोठारी कमीशन दोनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि गणित विज्ञान को प्राथमिक स्तर से ही कक्षाओं में लागू कर दिया जाना चाहिए। और एनसीएफ 2005 और कोठारी कमीशन में यह बात भी कही गई थी कि जो गणित और विज्ञान विषय है 10वीं क्लास तक सबके लिए होना चाहिए, है ना। उसके बाद में 11 क्लास में इसको ऑप्शनल कर दिया गया था। हालांकि कुछ शिक्षाविद चाहते हैं 8वीं तक क्लास तक करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रेजेंट हालात में और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग और कोठारी आयोग को देखते हुए 10वीं से करेंगे। क्योंकि देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं तक होना गणित का आवश्यक है ना। 10वीं के बाद में क्या होता है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा कोई भी बिजनेस कर सके। अगर वो अपनी एजुकेशन में सक्सेस नहीं हो पाता है तो कम से कम अपना बिजनेस तो कर ही सकता है। तो इसके लिए कोठारी कमीशन तथा एनसीएफ 2005 में दोनों में ही गणित को 10वीं क्लास तक चलने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इस संबंध में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में स्पष्ट किया कि विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में यानी 1 से 10वीं क्लास तक विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रारंभिक 10 वर्षों का मतलब यहाँ पर 10वीं क्लास तक है दोस्तों। आप ये मत कहना कि आज के टाइम में तो एलकेजी यूकेजी और पता नहीं कौन कौन सी आ गई हैं, क्योंकि जब कोठारी कमीशन आया हुआ था उस टाइम ये एलकेजी यूकेजी कुछ नहीं होता था। ठीक है, मैंने भी ये सारी एलकेजी यूकेजी कुछ नहीं पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट किया है। तो आप सोच सकते हैं कोठारी आया उसको बहुत पहले आया है, हमारे जन्म से पहले का आया हुआ है। तो ये प्रारंभिक 10 वर्षों का मतलब 10वीं क्लास तक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, व्यापक रूप से देखा जाए तो बच्चे को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। श्री महावीराचार्य जी ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में लिखा है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है दोस्तों, गणित सार संग्रह किसने लिखा है, तो श्री महावीराचार्य जी ने लिखा है कि लौकिक, वैदिक, सामाजिक जो भी व्यापार है उन सभी में गणित का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र, छंद, अलंकार, व्याकरण तथा कलाओं के संबंध गुणों को गणित अत्यंत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, सूर्य तथा अन्य ग्रहों की गति। अब देखो, सूर्य की गति होती है, अन्य ग्रहों की जो गति होती है, दिशा तथा समय आदि करने में गणित की आवश्यकता होती है। अब गणित की आवश्यकता कैसे होती है? सूर्य की गति, जब सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य जैसे
घूम रहा है, और जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये क्या है, ये कैसे पता चलता है किसकी गति क्या है, क्या ये किस दिशा में लगा रहा है, कौन से समय पर कहाँ गया, है ना, उपसौर अपसौर की स्थिति कब पैदा होती है, ये सारा कैसे पता चलता है, ये गणित से ही पता चलता है। गुण, मात्रा, संहिता तथा संख्या आदि से संबंधित सभी विषय गणित पर ही निर्भर हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया है कि गणित का सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। परंतु कुछ लोग अभी भी गणित को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य तथा इसके बाद ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर दे रहे हैं, जो कि मैं गलत समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण। दोस्तों, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है, मैं तो कहूँगा इसे सबसे ऊपरी स्थान पर रखा गया है, क्योंकि गणित को विज्ञानों को विज्ञान कहते हैं, कलाओं की कला कहते हैं, और सिंह को सिंह कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं, इसको सभी द्वारों को द्वार कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, गणित की आज के जीवन में जो उपयोगिता है वो, तो इसको देख लेते हैं। यह विज्ञान विषयों का आधार है। क्या विज्ञान विषयों का आधार है, गणित। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही है। उदाहरण के लिए आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु परमाणु की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य माप तौलगे आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध कैसे है, जैसे आप लेन देन जो भी कर रहे हैं, पैसे दिए पैसे लिए, वहाँ पर किसका यूज हुआ, गणित का यूज हुआ। परचून की दुकान पर घर के लिए खाने पीने का सामान लेने गए, किसका यूज हुआ, गणित का यूज हुआ। तो आज के दैनिक जीवन में गणित का मानव से घनिष्ठ संबंध बन चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइए, बैंकिंग के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर गणित का उपयोग किया जाता है। अटूट संबंध है गणित का किसी हमारे जीवन से, मानव जीवन से। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय जो कि गणित से सीधे संबंधित हैं। इसके लिए जो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान कार्य करता है। परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित से अप्रत्यक्ष संबंध है। दोस्तों, हमारा गणित से संबंध दो प्रकार से होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों रूप से संबंध हो सकता है, वे भी गणित पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आय व्यय, लेन देन आदि में भी गणित की सामान्य जानकारी उपयोगी है। अतः गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ और अटूट संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये क्लियर बात है। गणित जो विषय है कैसा माना जाता है, लॉजिकल माना जाता है। तो देखिए जरा, गणित की प्रत्येक समस्या को हल करते हुए, देखो कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से, एक तरीका ही नहीं कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, वो ही एक तार्किक दृष्टिकोण होता है हमारा। वो हमारा क्या है, दृष्टिकोण है, जो हम क्वेश्चन को किस तरह से समझ पा रहे हैं, कौन से मेथड से करना चाहते हैं, वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, लॉजिकल प्रक्रियाएं कहलाती हैं। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है। जैसे छात्रों में अनेक मानसिक स्थितियों का विकास होता है, जिनका प्रभाव उनके बौद्धिक विकास पर पड़ता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है कि जिसके द्वारा वे अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें तार्किक ढंग से सोचने एवं समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज ए रियल साइंस। ठीक है दोस्तों, यथार्थ का मतलब क्या होता है, देखो 2 + 2 = 4 होते हैं, तो 2 + 2 = 4 ही होंगे। ठीक है, विज्ञान में क्या होता है, कितने अपवाद होते हैं, क्या होते हैं, अरे अगर कोई लागू नहीं तो अपवाद बना देते हैं। तो ऐसा गणित में नहीं होता। गणित में रूल मतलब रूल फॉलो होते रहते हैं। गणित की अनिवार्यता से संबंधित तर्क, देखो हमारे कई सारे शिक्षाविद हुए थे, जैसे हार्वर्ड है, पेस्टोलॉजी है आदि ने भी गणित का मानव विकास का प्रतीक माना है। गणित विषय को बौद्धिक तथा सांस्कृतिक
विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हुए सभी शिक्षाविदों ने गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में हम कुछ तर्क दे सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए जरा कौन कौन से तर्क हैं कि यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया हो तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाते। बिल्कुल सही बात है, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। उनका बौद्धिक विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है। गणित का ज्ञान अर्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती, ठीक है, जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। ये क्या होता है, सब वातावरण पर डिपेंड करता है। आपको बच्चे को किस तरह का माहौल दिया जा रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ा हुआ बच्चा और एक शहरी परिवेश में पढ़ा हुआ बच्चा से थोड़ा कमज़ोर होता है। शहरी परिवेश में पढ़ा हुआ बच्चा ग्रामीण परिवेश से पढ़े हुए बच्चे से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, होता भी है, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। वो उसको ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है, ना तो उसको टीचर अच्छे से मिल पाते हैं, ना अच्छे से लाइट की व्यवस्था है, तो सारी समस्याओं का उसके सामना करना पड़ता है। इस वजह से उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है। आगे देख लेते हैं। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों। गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन से गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान, सभी कलाओं का कला माना जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सारे रूप में यह कहा जा सकता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर पड़ती है। गणित शिक्षण के मूल्य। दोस्तों गणित शिक्षण के मूल्य क्या है? देखिए बहुत सारे मूल्य हैं। गणित शिक्षण में मूल्यों की कोई कमी नहीं है, भंडार है, पूरा खजाना है, समुद्र है, कह सकते हैं पूरा समुद्र है। देख लेते हैं बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, आपको अच्छे से पता ही है, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। आगे देख लेते हैं। स्कूल में गणित शिक्षा की समस्याएं। गणित शिक्षा की समस्याएं किस तरीके से कैसे आ सकती हैं? कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं गणित को कठिन समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गणित को कठिन समझने के चक्कर में वो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ का, किसी भी चीज़ से भयभीत होना हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। तो देखिए बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और विषय में असफलता की वजह रहते हैं, वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। यह पाठ्यक्रम केवल इसमें विमुख होने वालों के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कुछ चुनौती पेश करता है। बिल्कुल सही बात है। समस्याएं अभ्यास व मूल्यांकन आदि पद्धति यांत्रिक हैं और दोहरावग्रस्त हैं। इसके संगणना पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके स्थानिक नियंत्रण जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। स्थानीय चिंतन को गणितीय क्षेत्रों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है, इसको देना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है। दोस्तों अध्यापक को, गणित विषय का जो अध्यापक है उसको नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होता है फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका हमेशा प्रैक्टिस हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है बेनिफिट, टीचर को बेनिफिट होता ही होता है, बच्चों को भी बहुत सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि बोलते हैं कि अभ्यास करने से क्या होता है, क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से जो आदमी है क्या हो जाता है, परफेक्ट बनता है। वो सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। स्कूल में गणित का दर्शन। तो स्कूल में गणित का दर्शन से, फिलोसॉफी से मतलब क्या है, देख लेते हैं दोस्तों कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय इसका आनंद उठाएं, ठीक है। गणित बच्चे गणित से भयभीत ना हो, इसको आनंद से पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा, हमारे बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बेनिफिट मिलेगा, देश को बेनिफिट मिलेगा, है ना दोस्तों। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व गणनात्मक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ होता है। सूत्रों को रटने से काम नहीं चलेगा, उनको प्रैक्टिकली समझें।
बच्चे गणित को ऐसे विषय माना है जिस पर वे बात कर रहे हैं, जिसमें संप्रेषण हो सकता है आपस में, जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रुप में काम करने से क्या होता है, ग्रुप में काम करने का बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक कोई भी कार्य करने में सफल रहती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में काम करते हैं। कोई टेक्निक किसी के दिमाग में क्लिक कर गई, कोई दूसरी टेक्निक को किसी और के दिमाग में क्लिक कर गई, तो सारी टेक्निक मिलकर क्या बन जाता है, ये वैज्ञानिक रूप धारण कर लेता है और उसका फ़ायदा हमारे देशवासियों को मिलता है, सबको मिलता है। तो ग्रुप में काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको ये बता दूंगा तो ये चीज़ सीख जाएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता ही है। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उनका सॉल्यूशन करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही कुशल होते चले जाओगे। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचना को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। इसका कहने का मतलब ये है, जो अमूर्त संबंधी जो हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचना को देख पाने और चीज़ों की विवेचना करने, कथनों की सत्यता और असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। जो हम अमूर्त विचार हैं, ठीक है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। अमूर्त का क्या होता है, हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने की कोशिश करते हैं मैथ्स को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर मैं लिख दिया 2+2, या 2 क्या है, ये 2 क्या है, मैंने इस 2 और 2 को क्या कर दिया, 1+4 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये क्या है, मैंने इसको मूर्त रूप में लाने की कोशिश की है, लेकिन अमूर्त रूप है ये। 2 क्या है हमें नहीं पता, 2 क्या है, प्रैक्टिकली हमें नहीं पता। हम सोचें क्या है 2 कहाँ से आया, कैसे आया, तो हमें नहीं पता कहाँ से आया, क्या आया, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या किया, अमूर्त अमूर्त को हमने मूर्त में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और हम सफल भी हुए हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, जैसे अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है और कई सारे और भी टॉपिक हैं, फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहे हैं। स्कूल गणित के सभी मूल्य तत्व, जैसे और बात करें हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, समाकलन है, इसके अलावा अंक गणित हमारा बीज गणित हो गया। ये 10वीं क्लास स्टैंडर्ड तक जो आते हैं वो सारा इसमें दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि उपरोक्त के अतिरिक्त कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख रहा है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, NCF 2005, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है दोस्तों। इसमें जो दे रखा है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ विस्तार से NCF 2005 के बारे में, तो आपको गणित विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इसके अलावा आपको साइकोलॉजी में भी काम आ जाएगी। दोस्तों NCF 2005 जो था, इसमें पहले क्या होता था, रटा जाता था, ठीक है। तो NCF 2005 के अंतर्गत रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया है। कुछ नोट्स से मैं आपको उसको बता देता हूँ विस्तार से। आप देखिए, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। NCF 2005, देखो दोस्तों, बालकों को क्या और कैसे पढ़ा जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर केंद्रित है। दोस्तों NCF को लाने का श्रेय NCERT को दिया जाता है। किसको? NCERT को दिया जाता है, जो 2005 में ये प्रोजेक्ट लेके आए। इसकी अध्यक्षता, जो इसकी कमेटी बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष यशपाल को बनाया गया था और इसको हम यशपाल कमेटी के नाम से जानते हैं। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसका जो NCF 2005 को 8वीं अनुसूची में संबंधित किया गया है या 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा बता देता हूँ। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था, इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। और जो मुख्य बिंदु है उसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। NCF 2005 के अंतर्गत देखो, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझें, प्रैक्टिकली देखें तो हम जल्दी समझ पाते हैं और वो समझना हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए बना रहता है, सेफ रहता है। इस वजह से
इसमें जिस बात पर जोर दिया गया है कि हमारा जो ज्ञान है उसको स्कूल से बाहरी कक्षा से जोड़ा जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रटंत मुक्त बनाना चाहिए, रटंत प्रणाली से मुक्त कर देना चाहिए। तीसरा इसमें पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। देखो पाठ्यचर्या एक विस्तृत रूप होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ये पाठ्यचर्या जो है, देखो पाठ्यचर्या में कई सारी चीज़ें आती हैं, सभी दोस्त अच्छे से समझ लेना। देखो पाठ्य पुस्तक तो होती है, हमारा जो सिलेबस है SYLLABU है, हमारा जो सिलेबस है, इसके अलावा क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो जो भी अंताक्षरी कराई, ठीक है, स्कूल में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन पर चर्चा कराना, खेल कूद कराना, घुमाने ले जाना बच्चों को, टूर कराना, ठीक है, और हमारे जो आसपास वो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर बच्चों को घुमाना, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। प्रैक्टिकल कराना, ठीक है, प्रयोगशाला में बच्चों को ले जाकर प्रैक्टिकली कराना, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। तो आज के टाइम में जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती है उन पर ये सारी तैयारी पूरी करके नहीं चलती हैं। ओनली उनके पास बिल्डिंग है और ओनली पढ़ाई पर जोर देते हैं, उन स्कूलों की मान्यता रद्द भी की जा रही है। क्योंकि आज के टाइम में पाठ्यचर्या का विशेष रोल है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखते हैं बजाय रटरंत के, है ना। तो इसमें NCF 2005 में रटने की प्रणाली से मुक्त रखा गया है, ठीक है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी प्रैक्टिकली देखा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। 5वां क्या करा है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व के मतलब क्या हो गया? जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए ले जाए, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। क्योंकि बच्चे देखने से देखो मैंने आपको एक रूल बताया था कल वाली वीडियो में, LSRW, है ना, LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? ये सीखता है, ठीक है। तो बच्चा जब LSRW, जब बच्चा ओनली सुन लेगा, ठीक है, जब बच्चा सुन लेगा, एक शिक्षाविद थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूंगा उनको। बच्चा सुनने से ओनली 10% सीखता है, बच्चा सुन के बोलने से 25% सीखता है, और बच्चा बोलने से, सुनने से और पढ़ने से 50% सीखता है, और लिखने से उसकी जो सीखने की कैपेसिटी है वो 90% प्लस पहुंच जाती है। आगे समझ में? सुनने से ओनली 10%, सुनने से और बोलने से 25%, सुनने से, बोलने से और पढ़ने से 50%, और अगर साथ में लिख भी दिया जाए तो 90% की जो क्षमता है याद रखने की वो बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें लिखकर कोई चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को हमें लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिखने से क्या होता है? वो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है और हमारे लॉन्ग टाइम के लिए माइंड में बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बिंदु थे जिसमें मैंने आपको अभी बता दिया है। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इस प्रक्रिया को बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। NCF 2005 को प्राथमिक इस शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था तथा विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जब प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी बनाई गई थी, इसका जो निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण करने का जो कार्य किया था वो हमारे प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने किया था, ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ये सारा था। बाकी का इसमें जो भी था दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, जो मोटा मोटा था। आप NCF 2005 को आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी में अच्छे से देख लेना। अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर पे, देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गणित की शिक्षा का, अब दोस्तों मैं बताऊं यहाँ पर क्या था। वहाँ पर थोड़ा सा मैंने विस्तृत रूप से बता दिया था। यहाँ पर इसमें ओनली गणित विषय की महत्ता के बारे में चर्चा की गई है,
ठीक है दोस्तों, तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताओं, संख्याओं, सांख्यिक संक्रियाओं, माप, दशमलव व प्रतिशत। इससे उच्च लक्ष्य है बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। इसके अंतर्गत काम को करने, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने व इनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास करना आता है। इसके लिए ऐसी पाठ्यचर्या चाहिए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए और गणित की शिक्षा को सुगम व सहज बनाए। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों की मदद से एक शिक्षक या एक स्कूल एक बेहतर पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता है जो न सिर्फ उनके बौद्धिक विकास में सहायक हो बल्कि उनके लिए आसान भी हो। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो प्रैक्टिस सेट है कल जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।